सवर्ण बंधुओं, देश आज़ाद हुआ लेकिन आप आज भी गुलाम हैं। हमने देखा कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 जब आया तो पूरे सवर्ण समाज ने एकजुटता दिखाते हुए पूरे देश भर में इसका प्रचंड विरोध किया। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई कि क्या आप यूजीसी रेगुलेशन से ही प्रभावित हैं क्या? बहुत बड़ा ताना बना बुना गया है, एक मकड़ जाल है जो पूरा सिस्टम, पूरा संविधान आपके खिलाफ काम कर रहा है। हम लोगों ने जब तक एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। संविधान में कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, भाषा, जन्मस्थान, लिंग, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं पर दूसरे प्राविधान ला करके अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाती है। ये बताया जाता है कि हिस्टोरिकली वो डिसएडवांटेज्ड हैं और इस कारण उनको स्पेशल ट्रीटमेंट करके मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। बात है कि मुख्य धारा से वो जुड़ेंगे कैसे? आज़ादी के इतने वर्षों बाद लोकतंत्र की कई पीढ़ियां गुजर गईं। क्या आरक्षण की समीक्षा हुई? ऐसा कोई आंकड़ा जो ये बता सके कि कितने लोग सामान्य हुए? देश का प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आ रहा है, देश का गृहमंत्री ओबीसी वर्ग से आ रहा है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं, राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आती हैं। इतना होने के बाद भी अब सब लोग जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो जाएंगे, अनिल अंबानी नहीं हो जाएंगे, मुकेश अंबानी नहीं हो जाएंगे, तब तक आप लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। कितनी प्रगति चाहते हैं? और सामान्य वर्ग को आपने घोषित तो नहीं किया है कि ये अपराधी है, सबका शोषक है, लेकिन जो नीति, व्यवस्थाएं, कानून सब बन रहे हैं उससे स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि आप ये मानते हैं कि अन्य वर्गों का शोषण हम ही लोगों ने किया है, क्योंकि उनके उत्थान के लिए आप काम नहीं करते हैं, उनके उत्थान के लिए आप हमारा दमन करते हैं। बताइए, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा हमारी कम क्यों होती है? कट ऑफ हमारा ज़्यादा क्यों होता है? आरक्षित सीटों पर हम चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते हैं? जवाब दीजिए इसका। देना पड़ेगा आपको। अगर आप उनको पिछड़ेपन का सर्टिफिकेट देते हैं तो हमें भी फॉरवर्ड होने का सर्टिफिकेट दीजिए कि हम श्रेष्ठ हैं। फिर सवाल ये होता है कि हम श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ होने का प्रमाण पत्र हमको दीजिए। हम श्रेष्ठ हैं तो कितने श्रेष्ठ हैं, किससे श्रेष्ठ हैं और कब तक श्रेष्ठ रहेंगे? यही सवाल उन पिछड़े लोगों से है। ये पिछड़े हैं तो किससे पिछड़े हैं और कब तक पिछड़े रहेंगे? लेकिन सवाल फिर ये भी उठता है कि जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं इनको आप कैसे अगला बनाएंगे? ये भी एक समस्या है। बताइए, ये कैसे आगे जाएंगे? जो लोग कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, जब हम लोग आरक्षण का विरोध करते हैं तो कहते हैं कि अरे ईडब्ल्यूएस तो मिल रहा है, सुदामा कोटा है, तमाम तरह की टीका टिप्पणी करते हैं। अरे हम पूरी आरक्षण व्यवस्था की समाप्ति की मांग कर रहे हैं, मेरिट सिस्टम के पक्षधर हैं, हाथ में कटोरा लेकर के भिक्षाटन नहीं करते। अपनी योग्यता के दम पर समाज में अपनी प्रतिभा को, अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करते हैं। और तुम्हें लगता है कि पंडित जी ने ही जातियां बनाई हैं? तो अभी हाल ही में यूजीसी पर ही मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना जी की टिप्पणी रही है कि आपने पूरी जाति व्यवस्था का जो ताना बाना है ब्राह्मणों के सर पर मढ़ दिया। बताइए, मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में जो जातियां हैं वो भी क्या ब्राह्मणों ने बनाई है? और तुमको किसने बाध्य किया है कि तुम अपनी जाति को ढोकर के चलाओ? क्यों अपना सरनेम इस्तेमाल करते हो? बताओ, अगर जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं तो तुम बिगाड़ दो, है दम तो जाति प्रमाण फाड़ दो, है क्षमता। लेकिन पूरी जिंदगी, जन्म से लेकर मृत्यु तक वही जाति प्रमाण पत्र लेकर के तुमको खाली सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं जो सामान्य वर्ग के टैक्स के पैसे से आपको दी जाती हैं। इस देश को देश बनाने में हमारे पूर्वजों ने जो योगदान दिया था, जो त्याग किया था, आज उसे भुला करके हमारे खिलाफ बदले की भावना से काम किया जा रहा है। सामान्य वर्ग के भाइयों, आप आरक्षण से दबाए जा रहे हैं। आरोप लगने मात्र से आपको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, बिना जांच के सीधे जेल। न्याय नहीं, ये सत्ता का खेल, सत्ता का खेल आपके साथ खेला जा रहा है। और एक चीज बचा था, आपकी मेरिट थी, एजुकेशन थी, जिस पर आपको अभिमान था कि हमसे कुछ भी छीन लिया जाएगा लेकिन हमारी मेधा थोड़ी छीन पाएंगे। आज उच्च शिक्षा में भी आपकी फील्डिंग सेट कर दी गई है, वहां भी आपको बर्बाद करने की मुहिम चला दी गई है। बताइए कहां जाएंगे, किस देश में जाएंगे, कहां भाग कर जाएंगे? ये बहुत पहले ही आपको एकजुटता दिखानी थी जमीन पर, तब जाके कुछ परिवर्तन आ सकता था। इस पूरे देश का इकोसिस्टम गृह युद्ध की तरफ, गृह युद्ध के लिए समीकरण तैयार कर रहा है। कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, कौन माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी से मुझे याद आया कि संविधान में देयर इज नो क्लियर कट डिफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की कोई डिफिनेशन नहीं है। फिर भी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें बजट पैकेज में स्पेशल पैकेज निर्धारित करती हैं, उनको खासा रकम दी जाती है। हालिया बजट में आप देख लीजिए, माइनॉरिटी के लिए 3400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित दिया गया उनको। बताइए, हर मोर्चे पर सामान्य वर्ग लड़ रहा है, राष्ट्रवाद का चूरन ये खा रहा है, हिंदुत्व के नाम पर ये चल रहा है,
और बदले में इसको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? केवल उपेक्षा, दमन। और अगर यही चलता रहा, हम लोग एकजुट नहीं हुए, इतना मार खाने के बाद भी जब चुनाव आएगा तो किसी न किसी पार्टी का बैनर, झंडा सब उठा लेंगे और भूल जाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ। ये जरूर याद रखिएगा कि सदन में जब आपके खिलाफ कानून बन रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को SC ST अमेंडमेंट ला करके पलटा जा रहा था कि पहले जांच नहीं होगी, पहले गिरफ्तारी होगी, तब आपके सभी सवर्ण सांसद और विधायक मौन थे, किसी ने भी प्रतिकार नहीं किया। आज सारे दल एकजुट हैं, वो मांग करते हैं कि जनसंख्या, वो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए? उन्हें जानकारी चाहिए कि सत्ता का समीकरण कैसे हम साधें। जातिगत जनगणना के पीछे अंग्रेजों की भी यही मंशा थी, इनकी भी यही मंशा थी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो था 10 साल के लिए था SC ST के लिए, बाद में रिजर्वेशन बिना समीक्षा किए, बिना कोई आंकड़ा प्रस्तुत किए लगातार बढ़ाया जाता रहा। उद्देश्य ये था कैसे ये किन प्रकार इन सत्ता की प्राप्ति की जाए और इस देश के सत्ता की बंदरमाट चलती रहे, आम जनता उसमें पिसती रहे। भाइयों, ये समय सोने का नहीं है, ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। आज़ादी अभी अधूरी है। आपको स्वयं की आज़ादी के लिए अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अभी हमें सुभाष चंद्र बोस चाहिए, भगत सिंह चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद चाहिए, राम प्रसाद बिस्मिल चाहिए, आज की जनरेशन में चाहिए, तब जाकर के कुछ परिवर्तन आ सकता है। मैं सवाल करना चाहता हूं देश की सरकार से, किस आधार पर और क्यों तुम सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव करते हो, उपेक्षा करते हो? हम चाहते हैं कि सभी वर्गों का विकास हो और तुम सभी वर्गों का विकास करने के लिए हमें नींव की ईंट बनाते हो, हमारा दमन करते हो। क्या उनका विकास करने के लिए हमारा दमन करना जरूरी है? क्या गधों को रेस जिताने के लिए घोड़ों के पैर में बेड़ियां बांधना जरूरी है? ये सवाल मेरा सिस्टम से है। जो चल नहीं सकते उन्हें सहारा दीजिए, लेकिन जो चल सकते हैं उनके पैर काटने की क्या आवश्यकता आपको पड़ती है? बताइए, जवाब दीजिए। सामान्य वर्ग के भाइयों, जितना सहेंगे उतना ही अत्याचार बढ़ता जाएगा। अधर्म को मूक रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो या द्रोण हो, सब मारे जाते हैं। अन्याय को सहन नहीं करना है, अन्याय का प्रतिकार करना है। अपनी जिम्मेदारी को समझिए। इस देश में जितने आपका अधिकार है उतना ही आपका कर्तव्य है। ये देश अब गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इस देश में कभी लोकतंत्र था ही नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आरोप लगाना चाहता हूं कि इस देश में कभी लोकतंत्र था ही नहीं। देश आजाद हुआ और सत्ता की बंदरबाट शुरू हुई वोट बैंक से। आप पूना पैक्ट से लेकर के अब तक के लोकतंत्र की समीक्षा कर लीजिए। सब लोगों ने अपने लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। आजादी के बाद भी देश में अंतर्कलह रही, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर हमेशा संघर्ष होते रहे। लेकिन देश का सामान्य वर्ग पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का सदैव काम करता रहा। राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए निज स्वार्थ को दोयम स्तर पर रखता था और आज उसके साथ उपेक्षा हो रही है। अन्य सभी लोग टीम अप कर चुके हैं और एक टारगेट है, एक निशाना है, देश का सामान्य वर्ग। लेकिन मत भूलिए, सामान्य वर्ग से उपेक्षा देश के नेतृत्व को नकारना है। क्या आप देश की सुरक्षा व्यवस्था में आरक्षण की बात कर सकते हैं? क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सुरक्षा हटी जिस दिन सामान्य वर्ग इस देश के नेतृत्व को छोड़ देगा, हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा, उस दिन तमाम विखंडनकारी शक्तियां इस देश में एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, जो आपके संविधान को फाड़कर फेंक देंगी और फिर अपने तरीके से सिस्टम चलाने का काम करेंगे। किनकी बात करते हैं? SC ST OBC माइनॉरिटी की। माइनॉरिटी में कौन लोग हैं? कौन लोग हैं बताइए? ज्यादातर तो उन लोगों को लाभ मिल रहा है जिनका इस देश की संस्कृति से कोई सरोकार ही नहीं। ST समुदाय की मैं बात करूं तो कितने भोले भाले ST लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का काम चल रहा है। बताइए सरकार क्या कर रही है? मेरा सरकार से प्रश्न है, आप धर्मांतरण को संगठित अपराध घोषित करके इसके विरुद्ध कोई कानून लेकर नहीं आ पाए? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के नहीं आ पाए? जो देश की सुरक्षा के लिए था, घुसपैठ नियंत्रण कानून लेकर आप नहीं आ पाए? लेकिन आप बिना मांगे UGC रेगुलेशन जरूर लेकर के चले आए, क्योंकि आपको देश को बर्बाद करना है। जो देश की सुरक्षा के लिए, जो देश की समृद्धि के लिए जो कानून बनाए जाने थे, उस पर तुमने काम नहीं किया। तुमने वक्फ बोर्ड की चोरी रोकने के लिए एक कानून, एक अमेंडमेंट ले आए, लेकिन जो पहले से उसने मनमानी तरीके से हिंदुओं की जमीनों को कब्जा किया, उसके लिए, उसकी रिकवरी के लिए आपने क्या काम किया? बताइए। क्या इस तरह चलता है देश? अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के कंधे पर कब तक डालेंगे? ऐसे चलेगा देश? पूरे देश के इकोसिस्टम को आपने जहरीला बना दिया है। भेदभाव की बात तो छोड़िए, हर यूनिवर्सिटी में आए दिन आपको सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। उस यूनिवर्सिटी में, उस शैक्षिक परिसर में इस तरह के बयान आते हैं तो क्या वहां का प्रशासन इसका जिम्मेदार नहीं है? लोकतंत्र की इतनी पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी
कानून व्यवस्था का जिम्मा आपके ऊपर है, सेना आपके पास है, सिस्टम आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, फिर भी अगर कहीं भेदभाव होता है, जिम्मेदार कौन होगा? सबका शोषक खाली सामान्य वर्ग है। अरे तो दो हमको सर्टिफिकेट शोषक होने का, हम चाहते हैं प्रमाण पत्र दो हमको कि हम ही सबके शोषक हैं और ये शोषित हैं, इसका भी प्रमाण पत्र जारी करो। और लेकिन आधार जरूर बताना, किस आधार पर तुम हमको शोषक कहते हो। इतनी लंबी फहरिस्त है हमारे पूर्वजों की जिन्होंने इस देश के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं, गिनते गिनते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी खत्म हो जाएंगी उनका नाम पढ़ते पढ़ते। इतना बड़ा हमारा त्याग है। और आज हर मोर्चे पर तुम हमें अपमानित करते हो, तिरस्कृत करते हो। और पुरस्कृत वो होते हैं कई राज्य देश करके, देश के कई राज्य, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, जाइए देख लीजिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। कैसे कन्वर्ट हो गए? आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के एजेंडे पर सरकार चलाते हैं। मैं देख रहा हूं आजकल हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हिंदू सम्मेलन आयोजित करता है। एक तरफ हिंदू जन भावनाओं का आप दोहन करते हैं और उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल पैकेज आवंटित करती है। ये स्पेशल पैकेज का पैसा कहां से आया आपके पास? हमारा पैसा है। वाह भैया, गर्दन भी हमारी, तलवार भी हमारी। मेरी ही तलवार से आप मेरी गर्दन काटेंगे और हम चुप रहेंगे? ये सरकार, सिस्टम, प्रशासन सबको चेतावनी है। सामान्य वर्ग अब आपकी चालाकियों को बखूबी समझ रहा है। सभी दलों ने हमें ठगा है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमें ठगा है। ये दो चार लोगों के अच्छे होने से आपका भला नहीं होने वाला है। सामान्य वर्ग के लोगों, जैसे कश्मीर में दो चार अच्छे मुसलमान होने से वहां पर हिंदू बच नहीं पाए, क्योंकि जो बहुसंख्यक चरित्र था उसने अपना असर दिखाया है। तो पूरा इकोसिस्टम आपके खिलाफ है, वो गलती मत करिएगा। अब संविधान को फिर से लिखने की जरूरत है। जो संविधान भेदभाव की बात करता है उसे हम संविधान नहीं मानते हैं। यह बहुवैधानिक व्यवस्था को हम चुनौती देते हैं। और अगर संविधान बदलना है तो संवैधानिक पदों पर आसीन होना होगा। सामान्य वर्ग के भाइयों, हमको आपको सांसद और विधायक बनना होगा, तब जाकर बदलाव आएगा। इन नकारी निठल्ले लोगों के भरोसे मत बैठिए। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर के निकलते हैं हरामखोर, जो अपने समाज के लिए बात नहीं उठा पाए, समाज के खिलाफ कानून बन रहे थे और यह दलों की चाटुकारिता कर रहे थे, सत्ता की ताल पर थिरक रहे थे, इन हरामखोरों से कोई भी अपेक्षा रखना बंद करिए। कर बहिया बलिया अपने छोड़ पर आई आस। अब आपको अपने दम पर सिस्टम को बदलना है। जब देश समाज के, देश के, लेकिन असल में जब चुनाव कोई अच्छा आदमी, सुयोग्य व्यक्ति आपको मिलेगा तो आप कहेंगे इसका कोई भौकाले नहीं है, ये तो बाहुबली नहीं है। जब तक 2-4 मर्डर ना किया हो, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार ना किया हो, तब तक जनप्रतिनिधि आपको लगेगा नहीं। जब जनता खुद भ्रष्ट है, चापलूस है, अपनी नाक रगड़ती है इन तथाकथित बाहुबलियों के दरवाजे पर, सिस्टम कैसे बदलेगा? जहां कोई बड़ा बाहुबली देख लिए हुजूर हुजूर करके घिघियाने लगे। बदलाव आएगा इससे? साष्टांग हो गए, पैर में तुरंत गिर गए। विधायक जी आज हमारे यहाँ विवाह में आए थे, विवाह में नहीं आए थे। जो आज आपके वोट को खरीदेगा वो कल आपको बेचेगा। ये बात आपको नहीं समझ में आती है? इस बिहार के चुनाव में आपने देखा था, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि अति सुशिक्षित और सुयोग्य लोगों ने जनता के वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम किया था और एक भी सीट उनके हाथ में नहीं आई। जहां रेबड़ी कल्चर है, जब आप अपने बच्चों को ईंटा गारे ढोने की व्यवस्था देना चाहते हैं, लेबर मंडी में भेजना चाहते हैं, तो वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। नेताजी 100 रुपया दे दीन, थोड़ा लंच पैकेट मिल गया, मोटरसाइकिल लेके झंडा लगा के जय हो करने चले गए। ऐसे आएगा बदलाव? ये बेच रहे हैं आपको, आपके वोट की बर्बादी कर रहे हैं। आप मतदान नहीं कर रहे हैं, मत विक्रय कर रहे हैं। और जो अपने मत को बेचेगा उसका कोई मोल होगा क्या? आपने तो आ बैल मुझे मार की जो कहावत है इसको चरितार्थ कर दिया। मैं बात कर रहा हूं संविधान भेदभाव को रोकने की, और संविधान को इसके लिए बदलना होगा। संविधान बदलेगा कैसे? जब हम और आप अच्छी संख्या में सांसद और विधायक बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब दलों की चाटुकारिता छोड़ेंगे। अब की हम बसपा से लड़ब, अब की सपा से लड़ब, अब की कांग्रेस में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे। इन सब दलों का चरित्र एक सा है, सबका चरित्र एक सा है, और इनके छलावे में मत आइएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जब हमारा पृथ्वीराज चौहान से विरोध होगा तो विकल्प के तौर पर मोहम्मद गौरी को हम नहीं चुनेंगे। पूरे देश में जितने भी दल हैं, इन्होंने सामान्य वर्ग को छलने का काम किया है, उनके विरुद्ध काम किया है। और इतना अपमानित होने के बाद भी, इतनी दासता सिस्टम की झेलने के बाद भी, अगर आपके अंदर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, बदलाव के लिए आप कमर नहीं कसते हैं, तो मेरा मानना है, मैं अक्सर कहता हूं कि जब गुलामी सस्ती हो और आजादी महंगी हो तो लोग गुलामी को चुनते हैं। जब तलवे चाट कर ही जीना है तो फिर कुछ और कहना ही शेष नहीं है। अरे अब भी जिसकी भुजा न फड़की खून न खौला सीने का, तलवे चाट के जीने वालों क्या उद्देश्य है जीने का?